the server. We create different. होता क्या है, ये तो तुमने ये बता दिया कि हमने क्रिएट करते हैं, वो बात सही है कि क्रिएट करते हैं, पर होता क्या है? Node.js is an environment हाँ। in which we are performing different operations to integrate with UI. एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्टली नोड जेएस अपन पढ़ चुके हैं, मतलब 50% नोड जेएस अपन पढ़ चुके हैं। कब? जब वो गेट एपीआई वाला काम करो, जितना भी अपन ने एपीआई वाला काम नहीं, जितना भी अपन ने प्रोग्राम जो जावा स्क्रिप्ट को पढ़ा था, जहाँ पे अपन ने नोड लिख लिख करके चला रहे थे इनिशियली, ठीक है, वो एक्मा स्क्रिप्ट जो अपन ने देखा था वो सब नोड जेएस ही तो था। ठीक है, मतलब नोड एक्चुअली एक इन्वायरमेंट है, आप इसमें टाइप स्क्रिप्ट चला लो, जावा स्क्रिप्ट चला लो, कुछ भी चला लो। ठीक है, तो जैसे मतलब नोड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नोड सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। तो लिख लो, नोड जेएस इज द रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट that is used to provide dynamic operations using JavaScript and a TypeScript language. इसके बारे में it can provide server side operations to communicate data from various database सॉफ्टवेयर्स। मतलब इसके थ्रू आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर से भी क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसमें लिखना Node.js provide various predefined module to implement functionality ठीक है, इसमें लिखना it work under multi-threaded environments। सॉरी सिंगल थ्रेड environment to manage asynchronous operations। ठीक है, इसमें लिखना इट मैनेज्ड बाय npm। npm मतलब नोट पैकेज मैनेजर। मतलब कुछ भी यदि आपको करना है तो इसके लिए आपको नोट पैकेज मैनेजर्स यूज करना है। ठीक है, इसमें लिखना इट इज द लार्जेस्ट ecosystem of open source libraries it is cross platform। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद लिखना Node.js provide browser independent compiler to compile and execute JavaScript प्रोग्राम कोड। Node.js का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि ये अपना इंडिपेंडेंट कंपाइलर देता है। मतलब जैसे अभी तक क्या होता था पहले कि जब आप जावा स्क्रिप्ट चलाते थे, जैसे क्रोम में चलाओगे
तो क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट का अलग इंजन काम करता है। आप यदि फायरफॉक्स में चलाओगे तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का अलग इंजन काम करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल ही अलग इंजन काम करता है। तो हर ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट के इंजन अलग अलग होते हैं। तो पता चला कुछ जावास्क्रिप्ट कोड इस इंजन में चल रहा है तो इस इंजन में नहीं चल रहा है, इस इंजन में चल रहा है तो इस इंजन में नहीं चल रहा है। तो नोड ने अपना दिमाग लगाया क्यों ना एक एक्सटर्नल ही जावास्क्रिप्ट का इंजन बना दिया जाए और उसको ब्राउजर इंजन से कोई लेना देना नहीं है। आप इस नोड को इंस्टॉल करते हो तो उसका इंजन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है, और सीधे आप उस एक्सटर्नल इंजन के थ्रू आप पूरा काम कर लेते हो। तो उससे क्या होता है, कोई ब्राउजर डिपेंडेंसी भी नहीं होती, ठीक है। और इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज़ के लिए बनाया, आप लिनक्स के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा हैंडल किससे होता है, npm से होता है। यदि आपको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी मैनेज करना है तो npm के थ्रू ही पूरा रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल। और पूरे Node.js में आपको क्या पढ़ना है, मॉड्यूल ही पढ़ना है, क्योंकि Node.js तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट थोड़ी ना पढ़ोगे, इन्वायरमेंट के अंदर के जो फंक्शनैलिटी है उसको पढ़ोगे, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, डॉकर से पुल करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप लिनक्स में इंस्टॉल करना है तो लिनक्स में तो MSI फाइल नहीं चलेगी ना, तो लिनक्स के अंदर आप इसी तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। विंडोज़ में तो MSI फाइल मिलती है, इसको आप मैनेज करके इंस्टॉल कर सकते हो। इवन जब आप React.js या एंगुलर कुछ भी जावास्क्रिप्ट के कोई भी फ्रेमवर्क यदि आप इंस्टॉल करते हो तो पहले नोड करना पड़ता है, क्योंकि npm होना जरूरी है। npm इकोसिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है, नोड, ठीक है। और वहीं से पूरी चीज़ें क्या होती है, मैनेज होती है। तो ये इसका इंस्टॉलेशन है। और नोड से जरूरी नहीं है कि आप रिएक्ट के साथ मिलकर के ही एप्लीकेशन बनाओ, नोड एक बैकएंड है, आप इसको किसी भी फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब आप इसको एंगुलर से भी कर सकते हो, व्यू से भी कर सकते हो, किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पूरा फ्रंट एंड बना के नोड बैकएंड में यूज़ करके पूरा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। नोड के अंदर यदि आपको कोड लिखना है तो ये दोनों एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, .js या .ts, ठीक है। और आप इस तरीके से जैसे नोड के अंदर के कुछ मॉड्यूल अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लिखो, सबसे पहला मॉड्यूल है नोड का HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल का काम होता है हाइपर टेक्स्ट, HTTP तो पता ही है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या होता है, डेटा को कम्युनिकेट करना। यदि आपको एक मशीन से दूसरे मशीन, ऐसे आपको Node.js से आप सर्वर यदि आपको बनाना है, लेकिन किस टाइप का सर्वर बनाना है, HTTP बेस्ड सर्वर बनाना है। मतलब बहुत ज़्यादा हाईटेक सर्वर आप नहीं बना सकते हो, पर एक नॉर्मल सर्वर आप नोड से ही बना सकते हो जो HTTP रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ये सर्वर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईटेक रिक्वेस्ट जो होते हैं, जैसे आपका जो TCP IP MSNQ ऐसे प्रोटोकॉल चाहिए तो वो नहीं देता, ये नॉर्मल मैनेज करते थे। लिख लो HTTP मॉड्यूल, इट इज़ used to create normal HTTP based server to handle request and response operations। ठीक है, इसमें लिखना है इट प्रोवाइड HTTP.create server methods। अब नाम से क्रिएट सर्वर क्या करता है, सर्वर बनाता है। क्रिएट सर्वर methods to write code अंडर वेब सर्वर। तो मतलब आपको एक टेम्पररी वेब सर्वर या एक HTTP बेस्ड वेब सर्वर यदि बनाना है तो Node.js के अंदर आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, HTTP मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आप समझ लो कि इससे हम क्या बना सकते हैं, एक सर्वर बना सकते हैं। सर्वर बनाना पहले कितना टिपिकल काम था, Node.js से बस आप एक मॉड्यूल यूज़ करो और इससे आप सर्वर बना दो। अब आपको आप किसी दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे C में सर्वर बना दो तो आपको 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। सर्वर बनाना बहुत टिपिकल काम होता है। सर्वर बन रहा है ना, जो रिक्वेस्ट ले रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, छोटा मोटा काम थोड़ी ना होता है सर्वर बनाना, ठीक है। C+ में बन जाता है, C++। किसी में बन जाता, पर उसके लिए CGI प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें बस एक लाइन के कोड से आपका सर्वर बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। आप बाकी कोड इसने भी लिख रखा है, पर वो उसने किसमें लिखा है, इस HTTP के अंदर लिखा है, ठीक है।
हाँ ये जो मॉड्यूल बना है, मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, सेटअप कोड रहता है, ठीक है। आपको तो उसके अंदर के कोड से मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ क्या करो, यहाँ पर सीधे लिखो रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या लिखना है, http.create-server, और इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ही चीज़ होती है। जब आप URL हिट मारते हो तो क्या होता है, रिक्वेस्ट, और जब URL जो आउटपुट देता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो, ऐसा नहीं, जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे लिख दिया 200, मतलब क्या होता है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, वो भी सर्वर साइड। क्योंकि नॉर्मल कंसोल में तो आपने हेलो वर्ल्ड देखा ही है नोड के थ्रू, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिख करके अपन क्या करते थे, नोड करके रन करते थे। ये जो नोड करके रन करोगे इससे क्या बनेगा, सर्वर बनेगा। सर्वर मतलब ये है कि आप एक वेब रिक्वेस्ट के थ्रू, एक URL के थ्रू आप इसके अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वर। मतलब URL के थ्रू रिक्वेस्ट जितने भी करते हो वो कहाँ पे जाता है, सर्वर पे तो जाता है। तो सर नॉर्मल जीएस का प्रोग्राम लिखते नहीं, सर्वर बना के लिखते, उसमें क्या फर्क होता है? वही तो मेन फर्क हो, वेब एप्लीकेशन से रिलेट हो गया ना, वेब डेवलपमेंट से रिलेट हो गया। यदि वो ब्राउजर पे चलेगा, फिर नॉर्मल जो आप नोड जेएस बनाते हो किस में चलता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो कंसोल में चलता है, ये डिफरेंस होता है। तो वो स्टैंड अलोन है, ये आपका क्या हो सकता है, क्लाइंट सर्वर हो सकता है। क्योंकि डिमांड किसकी है, क्लाइंट सर्वर की है ना। इसको आप क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हो, उसको आप क्लाउड में डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ लोकली चलेगा। क्या चलेगा, लोकल। क्या नाम से, नोट सेशन अभी बनाया था वही ना सर? हाँ सबसे ऊपर ही था सर नोट सेशन, सबसे टॉप में। अभी था सर, अभी आपने टाइप नहीं करा था, उसके पहले सबसे टॉप पे वही था। हाँ ये फाइल बन गया, फोल्डर बन गया। पहले पुराना वर्जन है क्या VS कोड का? बोल रहा है अपडेट करने को। वो उसमें फाइल का इधर आता है ना। अब कर दिया अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो पहले सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। व्हाट यू विल डू टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। तो इसके लिए क्या रहेगा, आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इसमें क्या रहता है, वेर HTTP, इसमें रिक्वायर चलता है। रिएक्ट में क्या चलता है, यदि आपको किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो रिएक्ट में चलता है इंपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या चलता है, रिक्वायर। तो ये HTTP पहले से है। सर रिएक्ट में जो इंपोर्ट करते हैं वो लाइब्रेरी होती है ना, हाँ और इसमें जो इंपोर्ट करते हैं वो मॉड्यूल। मॉड्यूल होता है। क्या डिफरेंस है सर दोनों? कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। नाम का difference। मॉड्यूल मतलब भी लाइब्रेरी होती है, मतलब फाइल ही होता है और क्या, ठीक है। उसके अंदर एक कोड लिखा होगा उसमें, ठीक है। जैसे पाइथन में भी फाइल नेम मॉड्यूल नेम सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर आप बना दो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट, जैसे मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह RES, एंड मतलब जैसे फिनिश होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। आखिरी स्टेज में मैंने इसके अंदर एक मैसेज दे दिया H1 हेलो वर्ल्ड। अब देखो यदि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप चेंज नहीं करूँगा तो ये क्या दिखा देगा, H1 को H1 ही दिखाएगा। जो कंटेंट टाइप लिखते हो ना, जैसे अब अभी आपने उसमें लिख दिया, रिएक्ट में लिखते थे ना फेज के अंदर के डेटा किसके फॉर्म में जाएगा, JSON के फॉर्म में। तो वहाँ पे क्या लिखते थे, टेक्स्ट कंटेंट टाइप में क्या लिखते थे, application/JSON, ठीक है। तो वैसे अभी कंटेंट टाइप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका मैनेज्ड। अब इसका पोर्ट नंबर भी दे सकते हो। इसके लिए क्या होता है, डॉट लिसन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, डॉट लिसन। तो लिसन मतलब होता है इसको किस पोर्ट में चलाना है। तो आप इसको चाहो तो एक अलग से वेरिएबल में ले सकते हो, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए।
लिसन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे इसको https://3000 सो पोर्ट भी स्ट्रिंग में जाएगा, है किसमें? स्ट्रिंग में जाएगा मतलब। नहीं, ये तो मैसेज देने के लिए दे दिया मैंने। इसको आप दे दो 3000, कुछ भी दे दो, मतलब 3000 या 1000, ठीक है। लिसन में अलग अलग पैरामीटर्स भी रहते हैं, यदि मैसेज देना है तो वो भी बता दूंगा मैं। बस ये चला दो, तो ये क्या करेगा, ये सर्वर आपका क्या है, चालू हो जाएगा। अब इस कोड को आप अपने URL के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके पहले जो भी आप Node.js में आप काम करते थे उसको आप URL के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जाएगा नोड और फिर क्या नाम है इसका, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में चला जाता है वैसे ही चलाना है इसमें। ठीक है। आपको यदि दिखाना है सामने वाले को, थोड़ा इस तरीके से मैसेज भी दे दो, थोड़ा उसको समझ में भी, अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना उसको, तो यहाँ पे आप ऐसा मैसेज भी दे सकते हो कि सर्वर रनिंग एट, तो वो क्लिक कर देगा। जैसे नो रोड में रहता है ना, तो क्या रहता है उनके अंदर, यही तो रहता है। जैसे अभी ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ऐसा कर देंगे तो थोड़ा प्रॉपर समझ में भी जाएगा, अच्छा इसमें लिंक करना है। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो गया, इसका पोर्ट नंबर हो गया, सर्वर का क्या हो गया, ये पोर्ट नंबर हो गया, और ये क्या है अपना लोकल होस्ट है, ठीक है। लोकल होस्ट से भी चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक ही बात है, IP के फॉर्म में लोकल होस्ट को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 127.0.0.1, और लोकल होस्ट मतलब लोकल होस्ट खत्म। अच्छा 127.0.0.1 इसको लोकल होस्ट ही बोलते हैं। ये लोकल होस्ट का IP एड्रेस है। क्या है, फिक्स ही होगा ना सर ये उसका फिक्स ही फिक्स रहता है। लोकल होस्ट का हमेशा यही रहता है, ठीक है। 127.0.0.1, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, मैसेज दे दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब ये ब्राउजर के अंदर है, ठीक है। ब्राउजर के अंदर जैसे गया तो ब्राउजर क्या करा, H1 को क्या कर दिया उसने, रीड कर दिया। पर पहले कुछ ब्राउजर नहीं करते थे, जैसे अभी कुछ ब्राउजर यदि मैं करूँगा ना तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे इसमें ये लिख देते हैं, तो उससे मतलब ये समझ में आता है कि नहीं यार ठीक है, मतलब ये किसी भी ब्राउजर में जाएगा तो इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, यदि अपन इसलिए ये लिखते थे पहले, राइट हेड यहाँ पे 200 कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन। अब देखो जैसे मैंने ये लिख दिया res डॉट राइट हेड, राइट हेड मतलब क्योंकि सबसे पहले क्या चलता है, हेड ही चलता है, ठीक है। 200 मतलब जैसे सक्सेस हुआ, टेक्स्ट प्लेन कर दिया मैंने इसको। अब ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, इसके लिए नोडमैन ऐड करना पड़ता है। नोडमैन एक्चुअली क्या होता है, इसी का एक ऑटोमेटेड सर्वर है कि नोडमैन के थ्रू चलाओगे तो आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी अपन नोड से चला रहे हैं तो वैसे एक नोडमैन आता है, नोड मून सर, नोड मून, हाँ। तो उसके लिए एक नोडमैन MOE रहता है, तो उसके थ्रू मतलब ऑटो रिफ्रेश रहता है। जैसे अभी अपन ने कुछ चेंजेस करा तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जा करके रीलोड करना पड़ेगा। तो देखो ये टेक्स्ट कंटेंट टाइप H1 क्यों रेंडर नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको बताया रिस्पॉन्स को कि ये HTML नहीं है, क्या है ये प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और यदि मैंने इसमें कर दिया टेक्स्ट/HTML तो अब इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये HTML टेक्स्ट। अब देखो वो इफेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ, इसमें बार बार। और वो नोड में इसको ये रिफ्रेश करने वाला काम दे देगा। हाँ उसमें कुछ करना है, जैसे रिएक्ट में नहीं करना पड़ता ना, एक बार आप चला जाए तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है, मतलब आप ये समझ लो कि HTTP का काम सिर्फ इतना है। अब इसके अंदर आप अलग दूसरे मॉड्यूल के थ्रू फंक्शनैलिटी मैनेज कर सकते हो। यदि आपको वेब बेस्ड Node.js चलाना है तो आप पूरा कोड किसके अंदर लिख दो, क्रिएट सर्वर के अंदर लिख दो। तो ये कैसे चलेगा, वेब बेस्ड चलेगा, मतलब URL से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा। और यदि आप बिना HTTP के Node.js में लिखोगे तो वो कैसे चलेगा, कंसोल बेस्ड चलेगा। तो Node.js में आप सभी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है, लिख लो इसका कोड। सर मतलब HTTP तो प्री डिफाइंड अपने को हर बार रखना है, और वो आपके रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है। यदि आपको सिर्फ Node.js से डेटाबेस कनेक्ट करना है तो वहाँ पे HTTP का काम एक्सप्रेस करता है। फिर कौन करता है, एक्सप्रेस, क्योंकि ये सिर्फ एक लिमिटेड, मतलब सिर्फ ये HTTP रिक्वेस्ट के अलावा कोई दूसरा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाता। तो इसका काम क्या है, सिर्फ एक HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना, वो भी सिंगल थ्रेड है। क्या है, मल्टी थ्रेडेड नहीं है,
ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो ये बहुत हैवी प्रोसेस के लिए नहीं होता है, ये बिल्कुल एक लाइट वेट प्रोसेस। यदि आपको कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, जैसे अब आप इस मॉड्यूल के अंदर फाइल अपलोडिंग का कोड लिखोगे, बहुत हैवी फाइल होगी तो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। तो जो हैवी प्रोसेस होते हैं उनको हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए फिर जो API के लिए कभी भी हम HTTP का यूज़ नहीं करते। API वाले जो पाथ हैं वो तो बना के ही नहीं देता, ये सिर्फ क्या दे रहा है, गेट। ठीक है, मतलब सिर्फ URL से ही आप हिट कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, और क्या। ठीक है, ये ज़्यादा होगा तो पोस्ट, बाकी पैच, डिलीट, पुट, ये सब चीज़ें इससे नहीं कर सकते आप। सिर्फ इससे नहीं कर सकते ना सर, नोड में तो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। नोड से ही नहीं कर सकते आप, उसके लिए फिर आपको एक्सप्रेस लेना पड़ता है, तभी तो एक्सप्रेस में जाना पड़ता है ना। नोड की लिमिटेशन सिर्फ, हाँ, नोड सिर्फ एक कोडिंग के लिए है बस, कि आप नोड से क्या कर सकते हो, अपने लॉजिक्स यूज़ करके कुछ जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड लिखना है वो कर सकते हो, ऐसे कोड आप लिख सकते हो। खासतौर जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है उसमें नोड अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी आप सोचो कि मैं पूरा एक एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन Node.js से बना दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको जेंगो या कि जावा में स्प्रिंग बूट, .NET में ASP.NET कोर, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड है ना, वो मल्टी थ्रेड है। सिंगल थ्रेड मतलब एक आदमी कितना बर्डन ले सकता है, ठीक है। ज़्यादा बर्डन दोगे तो बैठ ही जाएगा ना वो, तो ये नोड की लिमिटेशन है। इसलिए बहुत हायर लेवल एप्लीकेशन आप नोड से नहीं बना सकते। उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई सर्वर साइड का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस, इसलिए उसने एक्सप्रेस रखा, एक्सप्रेस भी फिर टूट जाएगा। तो बहुत जो हैवी एप्लीकेशन बनते हैं वो जावा या .NET में ही बनते हैं आज भी, एंटरप्राइज लेवल। इसके बाद दूसरा देखो FS मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? FS। नहीं, ऐसा हो जाए तो फिर बैंकिंग डोमेन पूरा नोड में नहीं आ जाता। तो सर मतलब इसका नोड का मार्केट तो वो नहीं है ना? मार्केट से मतलब नहीं, इसका यूटिलाइजेशन अलग है ना। जैसे जो मिड लेवल कंपनियां हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा स्मॉल लेवल कंपनियां हैं, वहाँ के लिए अच्छा है। लोड करने वाली साइट इससे नहीं बनती, कुल मिला के सर्वर कभी नहीं बनता, जावा में बनता। नहीं मतलब जैसे बहुत इंटरप्राइज, बहुत बड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट वाला जो साइट आ गई, बैंकिंग साइट, ठीक है। इसके बाद देखो हाउ टू राइट, ये FS मॉड्यूल का काम है फाइल, ये फाइल हैंडलिंग है कि आपको कोई फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करना है, रीड करना। जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ते हो ना नॉर्मल, देखो इट इज़ यूज टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशंस ऑन फाइल। मतलब फाइल में यदि आपको कुछ रीड कराना है, फाइल में कुछ राइट कराना है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ कर सकते हो? FS मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डिटेल में बताया होगा मैंने। नोड का मैंने वही बनाया ना, पूरा एक आर्टिकल ही बनाया होगा ये।
तो एफ एस मॉड्यूल के अंदर दोनों, अब नोड जेएस में कुछ जो मॉड्यूल होते हैं उनके अंदर रीड वाले मेथड्स भी रहते हैं, राइट वाले भी रहते हैं। जैसे सर्वर से आपको देखो एक एग्जांपल और दिया मैंने कि आपको यदि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, अभी इसके अंदर मतलब कोई सा भी लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा कोड किसके अंदर फिल कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया, और यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो ऐसे मतलब कोई सा भी कोड लिख सकते हो इसके अंदर, मतलब ये आपका एक फंक्शन है, इसमें आपको जो भी एक्टिविटी कराना है वो कोड आप लिख दो। तो जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सर्वर एंड पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इसको मैंने कनेक्ट भी करके बताया, देखो इसमें HTTP के अंदर ही, कि इसमें मैंने सिंपल एक क्या बनाया, HTML का फॉर्म बनाया, दिख रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। HTML के फॉर्म से मैं इधर क्या भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट कहाँ पर आ रहा है, ये इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए फिर मैं एक मॉड्यूल और यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, URL मॉड्यूल। तो URL भी एक मॉड्यूल ही होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपका रिक्वेस्टेड URL आता है उस URL को मैनेज करना, उसके अंदर से पैरामीटर्स को निकालना, ये सभी काम किसका होता है, URL मॉड्यूल का होता है। तो ये भी नोड का मतलब नोड ने क्या करा कि जो छोटे छोटे फंक्शंस थे ना उनको किसके अंदर रख लिया, मॉड्यूल के अंदर रख लिया, और आपको बोला कि आप ये मॉड्यूल यूज़ कर लो, जबकि उस मॉड्यूल के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो URL डॉट पास करा, क्योरी क्या रिटर्न करता है, इसके अंदर का पूरा पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर है ना उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। पैरामीटर समझते हो ना, आर्गुमेंट जो फंक्शन हाँ, है वो अंदर URL के अंदर के जो आर्गूमेंट्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ये URL है तो ये मेन URL हो गया, ये क्या हो गया, पहला पैरामीटर हो गया, ये दूसरा पैरामीटर हो गया, ये तीसरा पैरामीटर हो गया, इसको पैरामीटर बोलते हैं। URL के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो उनको गेट करने के लिए क्या होगा, ये क्या करता है क्यूरी मेथड की पैरामीटर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा जो भी पैरामीटर। जैसे अब ये क्या रहती होगी सर इनकी? इनकी ये एक्चुअली क्या रहता है कि ये अननोन पैरामीटर है, मतलब इनमें की नहीं है, वैल्यू ही है। Only way। हाँ, कुछ पैरामीटर ऐसे इस तरीके से भी देखा होगा कभी तुमने, x = 10 देखा है ऐसा, y = 20 ऐसा। ऐसा देखा है। हाँ, तो ये है आपका नेम्ड पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर है, तो यहाँ पे x क्या हो गया, की हो गया, और 10 क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दोनों टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। तो जनरली जब अपन फॉर्म के थ्रू भेजते हैं तो यही वाला पैरामीटर बनता है, कौन सा, क्वेश्चन मार्क वाला। कभी देखना फॉर्म के मेथड गेट करना और हिट करना, तो जितना भी वैल्यू आप उसके अंदर डालोगे तो वो पूरा URL में क्या हो जाएगा, ऐसा पैरामीटर्स दिखेगा। तो उसके लिए URL मतलब जो आपका फॉर्म बेस्ड जो URL है उसके अंदर के कंटेंट को क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। कौन सा मेथड, क्यूरी मेथड, और ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर लिया। तो आप एक तरह से रिएक्ट चाहो तो फ्रंट एंड में आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, चाहो तो रिएक्ट बना लो, रिएक्ट में पूरा क्या बना लो, UI बना लो, और वहाँ पे जैसे हिट करो नोड के अंदर क्या करो, उसको भेज दो, ठीक है। तो रिएक्ट और नोड का पूरा इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। और यदि क्योंकि फ्रंट एंड मतलब हमें तो डेटा चाहिए ना फ्रंट से, नोड को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक HTML बना लो चाहो तो, HTML का फॉर्म, ठीक है। अब ये तो आता ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन HTML है। क्या है, इसके अंदर जो URL है इसको अपन चेंज, अपना पोर्ट नंबर क्या दिया अपन ने, 1000 दिया, 2000 दिया, ठीक है। example2 नाम यहीं पे दे दिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या आएगा, URL आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस URL को अपन को URL टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है तो इसके लिए क्या होता है, URL एक जैसे अपन ने HTTP यूज़ किया ना, वैसे अपना एक मॉड्यूल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, URL मॉड्यूल। रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे दे दिया अपने where, URL डॉट queries, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या नाम है, TXT num1 और TXT num2।
कैसे जैसा कराना वैसा करा दो। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, डेटा उधर से आएगा और यहाँ पे इसको मैनेज कर लेंगे। बस यहाँ पे एक पैरामीटर और है, क्या है, ट्रू। ट्रू किस लिए सर? पता नहीं मुझे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का रहता है। एसिंक्रोनस यदि ट्रू करना है तो ट्रू लिखते हैं, सिंक्रोनस तो फॉल्स लिखते हैं, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पे क्यूरीज, ठीक है, इसने क्या नाम लिया, क्यू लिया, ठीक है, अपन ने तो यूआरएल नाम ही ले लिया। अब इसको चला दो, नोड एग्जाम्पल 2.js, अब इसको चलने दो। अब जो HTML वाला था, या कि डबल क्लिक कर लो, या ओपन विथ लाइव सर्वर रहता है ना HTML का, कौन से पोर्ट पे चलता है, 80 या 5500 पे चलता है। ठीक है, ये मतलब एक लाइव सर्वर है, मतलब नॉर्मल HTML प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने यहाँ पे डेटा भेजा, ये आ गया रिजल्ट स्टोर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो URL आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, ये URL बन रहा है। तो इस URL के अंदर के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने URL मॉड्यूल का यूज़ किया है। क्योंकि आप इसके जो URL के अंदर जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आपको मिल रहा है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल क्या है, स्ट्रिंग है, देखा जाए तो क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को पहले किस में कन्वर्ट किया, URL में। और इसके अंदर जो क्यूरी नाम से जो प्रॉपर्टीज़ या जो अपन ने यूज़ किया, ये क्या कर रहा है, जितना भी आपका URL पैरामीटर है, URL पैरामीटर टू ऑब्जेक्ट। तो सर ये अपन ने वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करी है, URL से डाटा लिया है सर्वर एंड पर, और उधर पर URL पर भेजा है। कुछ नहीं भेजा है, कहाँ भेजा कुछ, URL पे गया ना वो, मतलब जो भी वैल्यू थी वो कहाँ गई इनपुट की वैल्यू, उसको अपन ने प्रिंट कर दिया ना यहाँ पे, ये भेजा है ना मेन एक्शन में। फॉर्म के एक्शन में यदि आप लिख दोगे facebook.com तो फेसबुक में भेज देगा। फॉर्म के एक्शन में मैंने Node.js का URL दे दिया यहाँ पे, ये वहाँ भेज दिया उसने। बस खत्म, और कुछ नहीं किया मैंने, डेटा गेट करके एडिशन कर दिया। और ये जो आपको दिखा रहा है वो तो नोड ही दिखा रहा है ना। ठीक है, यदि आप चाहो तो वापस से रिटर्न बैक भी कर सकते हो। रिटर्न बैक करने के लिए फिर वही जावास्क्रिप्ट का window.location लगा दो और फिर भेज दो इधर। पर HTML में फिर आप वो लिख नहीं सकते, फिर जावास्क्रिप्ट से लिखना पड़ेगा उसको। क्या लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। तो वो प्योरली ऐसा नहीं बना सकते हो आप जैसा रिएक्ट से पॉसिबल है। बाकी आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो कि नोड को आप बैकएंड में रख करके जो भी आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना है उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये API नहीं है, दिस इज नॉट अ API। ये सिर्फ हमने क्या करा, एक URL को अपन ने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। मतलब जो भी हमारा रिक्वेस्ट था उसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया HTML और Node.js को, ऐसा। बाकी Node.js किससे इंटीग्रेट होता है, API के थ्रू। और API कौन प्रोवाइड करके देता है, एक्सप्रेस। ठीक है, ज़्यादा डाटा भेजना हो तो API यूज़ करें। ज़्यादा डेटा क्या, डेटा ही भेजना है, मतलब कम्युनिकेट करना है तो। HTTP तो बस छोटे मोटे टास्क के लिए रहता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फाइल मॉड्यूल का काम, पहले तो URL मॉड्यूल के बारे में लिख लो। एक मॉड्यूल और है URL मॉड्यूल। URL मॉड्यूल में लिखना, दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू मैनेज वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब वही जो भी आपका URL है, वेब एड्रेस इनटू रीडेबल पार्ट्स। इसमें लिखना है, इट प्रोवाइड URL.parse मेथड टू .parse मेथड to convert string to URL object। क्योंकि जो डेटा आता है आपका रॉ डेटा को या स्ट्रिंग डेटा को URL ऑब्जेक्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिंटैक्स है कि जैसे सब कभी भी कोई भी URL यदि आपका आएगा तो वो किसके फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक URL ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे देखो, ये मैंने अभी हार्ड कोड URL डाला है,
तो ये यूआरएल है, इसके अंदर इस यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है आपका यूआरएल कहलाएगा। जहाँ से क्वेश्चन मार्क चालू हुआ वहाँ से क्या हो जाता है यूआरएल पैरामीटर्स। तो ये यूआरएल का पहला पैरामीटर है, यूआरएल का दूसरा पैरामीटर है, ऐसा। वो एंड से सेपरेट होता है। हाँ, दूसरा पैरामीटर हमेशा एंड से सेपरेट होता है। अब यहाँ से आपको होस्ट पता करना है तो आप होस्ट पता कर सकते हो, पाथ पता करना है, पाथ नेम करोगे तो फिर ये वाली वैल्यू देगा, मतलब करंट पेज का नाम या जो एप्लीकेशन का नाम जो भी है पहला वाला स्लैश। और जैसे आप सर्च करोगे तो इसके अंदर का जितना भी पैरामीटर है वो दे देगा। और क्यूरीज करोगे तो क्यूरीज क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। आपको जैसा है वैसा ही चाहिए तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, सर्च। और आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, क्यूरीज। तो लिख लो ये सब इसके अंदर के प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी है। कौन से मॉड्यूल के, यूआरएल में। इसमें इसको चला ही लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यूआरएल मॉड्यूल example.js ऐसे भी चला सकते हो नोड को बिना सर्वर के, पता है ना। तो ये मत सोचना कि हमेशा नोड यूआरएल मॉड्यूल से ही चलेगा। ये हो गया नोड, ये तो लोकल मशीन में चलता है। बाकी है तो नोड ना, कि जैसे भी चलाना है वो आपकी इच्छा है। आपको फाइल रन करती है ऐसे, तो मतलब जावास्क्रिप्ट कोड नोड है वो, जावास्क्रिप्ट को आप कंसोल में रन नहीं कर सकते, वो फिर वो ब्राउजर कंसोल पर रन कर सकते हैं स्क्रिप्ट से। तो आपको यदि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट रन करना, नोड तो लगा, जहाँ नोड लगाया मतलब नोड जेएस है ये। सर वो जावास्क्रिप्ट में जब नोड मतलब कि वो ऐसे बेस कोड पे जो पढ़ते हैं वो भी नोड होता सब नोड है। जो NODE क्लिक करके आप जो भी काम कर रहे हो वो सब नोड है, क्योंकि नोड एक इन्वायरमेंट है, मशीन। अभी दिमाग में मशीन बिठा, वो मशीन है। जैसे आप नोड चालू करते हो तो वो मशीन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट क्या, एक कोड है जो वो मशीन के अंदर वो कोड क्या होता है, रन होता है। नोड कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है, नोड तो सिर्फ एक इन्वायरमेंट समझते हो ना। हाँ। मतलब एक जगह दे दिया उसने आपको, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब उस प्लेटफॉर्म में आप जावास्क्रिप्ट लिखो, मॉड्यूल के थ्रू काम करो, नॉर्मल काम करो, आपकी इच्छा। बस उसने एक रिस्ट्रिक्शन देख रखा है कि एक टाइम में एक ही पूरा प्रोसेस आपका एक टाइम में एक ही काम करेगा, वो 10 काम नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप चाहोगे 10 काम करा लो तो वो बोलेगा नहीं भैया सिंक्रोनस होगा, फिर 10 काम कराओगे तो चढ़ा तो दो आप उसके अंदर, पर वो जाएगा एक साथ लेकर के सब। जब हैवी टास्क होंगे तो फंस जाएगा, क्योंकि एक आदमी लाइट वाले काम में चलता जाएगा, लेकिन जहाँ हैवी काम हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ये लिमिटेशन ही है नोड.js का। तो सर फ्यूचर में दूर नहीं होगा? फ्यूचर इतना क्यों सोच रहे हो, अभी प्रेजेंट सोचो। अभी नया साल आया है, तुम फ्यूचर इतना सोच रहे हो, अभी साल भर का सोचो, 3 महीने का सोचो। छोटे छोटे टारगेट्स जो बनाता है वही अचीव करता है आजकल। फ्यूचर क्या है कोई नहीं बोल सकता। फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन एआई भी नहीं कर पा रहा है अच्छे से। सर ये पास से भी ये लाइन आ रही है, मतलब इसका वो ये भी डेडिकेटेड है। कौन सा url.parse कहाँ रही लाइन? थर्ड वाली लाइन में हाँ, इसका कुछ और अल्टरनेटिव होगा। आजकल सबके मॉड्यूल के मॉड्यूल आ गए हैं ना, नए नए मॉड्यूल आते जा रहे हैं। डेप्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि नए वर्जन में इस अलग नाम से मेथड आया है, इसी नाम से ये मेथड नहीं है। इसका मतलब ये होता है डेप्रिकेटेड का, कि जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है उसने इस मेथड को नया नाम से बनाया है, जिससे पुराने वाले वर्जन को समझ में आ जाए कि ये वाला नए वर्जन में चल भी सकता है, नहीं भी। मतलब इसका कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, आप उसको रिसर्च कर लो। जैसे अब क्रिएट रिएक्ट ऐप बंद थोड़ी ना हो गया, चल रहा है। कुछ लोग तो अभी भी क्रिएट रिएक्ट ऐप से ही पूरा पढ़ा देते हैं, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। आप यदि बीट से भी बनाओ, रिएक्ट ऐप से भी बनाओ, बस जहाँ पे JS है वहाँ पे क्या कर दो, JSX। अब इसमें प्री डिफाइन कौन कौन से हैं, होस्ट प्री डिफाइन है,
पाथ नेम प्रीडिफाइन है, सर्च प्रीडिफाइन है, क्यूरी प्रीडिफाइन है। ये ईयर मंथ ये तो उसके मेथड है क्यूरी के। किसके? ईयर और मंथ। मेरे ख्याल से अब ये करने की जरूरत नहीं होती, क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पार्स अपन ने डायरेक्ट किया ना अभी, तो ये पहले करना पड़ता। धीरे धीरे और इजी करते जा रहे हैं। पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ थी, फिर धीरे धीरे उसको नहीं, इसमें तो करना पड़ रहा है। अपन ने नहीं किया ना पिछले एग्जाम्पल में क्यूरी, नहीं करा, यूआरएल क्यूरी करा था अपन ने। हाँ हम लोग यूआरएल डॉट पार्स किया था, फिर जो भी आया था अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं यूआरएल डॉट पार्स यू डॉट क्यूरी, ये क्यों नहीं दे रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, अपना इसमें तो चल रहा है, दौड़ रहा है, देखो ये क्या डिफरेंस है। यूआरएल डॉट क्यूरीज यूआरएल के ऊपर लगाया था ना अपन ने क्यूरी। ट्रू नहीं लिखा अपन ने शायद, इसलिए बस एक गलती अपन ने करा है। यहाँ पे क्या नहीं लगाया, ट्रू नहीं लगाया। देखो ट्रू लगाया तो हट भी गया ये, बस यहाँ पे ट्रू लगा देना। ट्रू नहीं लगा हुआ फिर वो उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। वो डिप्रिकेटेड भी हट गया, तो ये पुराना था, पुराने में पहले आपको यहाँ पे ट्रू नहीं लगता था, तो फिर अपने को अलग से वो मेथड लगा के कन्वर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो इस हिसाब से सर ये u इज इक्वल टू यूआरएल डॉट पार्स से करा, तो ये भी लिखना पड़ता होगा फिर कि लिखना पड़ता होगा? कौन सा? जो यूआरएल डॉट पार्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग आता है वो सॉरी जो यूआरएल आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। स्ट्रिंग टाइप अलग है, यूआरएल टाइप अलग है। यूआरएल खुद एक टाइप है, खुद एक टाइप, तो टाइप ही तो है, तभी तो उसके अंदर से डेटा निकाल रहे हैं अपन। यूआरएल अपने आप में उसने एक टाइप बना दिया नोड में, जैसे जीएसएम होता है। हाँ, और वहाँ से उसने क्या कर दिया, उससे अंदर की इन्फॉर्मेशन को गेट कर लिया। ठीक है, तो जैसे कोई सा भी यूआरएल आ रहा है उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है, गेट कर सकता है। मतलब पाइथन के बहुत सारे ये सब काम पाइथन ज़्यादा करता है, वो ऐसे काम। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो यूआरएल मॉड्यूल, एफएस मॉड्यूल तो किसके लिए होता है, बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, फाइल हैंडलिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, यदि आपको फाइल में कोई भी डेटा रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, जैसे अपन हर लैंग्वेज में करते हैं ना, C++ में। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, मतलब टेक्स्ट फाइल हो गया आपका, बाइनरी फाइल हो गया, किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है। ठीक है, लोकल मशीन में फाइल है वो कि जो मतलब फ्रंट एंड सर्वर से ले आ रही है उस फाइल, कोई सा भी फाइल, फाइल मतलब फाइल, उसका लोकेशन मैटर नहीं करता, फाइल मैटर करता है। आप यूआरएल के फॉर्म में दे दोगे फाइल, तो फाइल से मतलब है उसको। ठीक है, उसके अंदर आपको डेटा क्या करना है, राइट कराना है, रीड कराना है। मोस्टली तो देखा जाए तो ये लोकल के लिए ही होते हैं। किसके लिए होते हैं, लोकल। अब आप उसको क्लाउड में इंस्टॉल कर दोगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा। आजकल सब लोकल ग्लोबल सब एक ही हो गया ना। इसी फाइल को मैं कहाँ रख दूंगा, क्लाउड में रख दूंगा, AWS EC2 इंस्टेंस बना के वहाँ पे मैंने फाइल बना दिया, तो क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग मतलब तूने पुराना कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, C++ कुछ कभी कुछ जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। फाइल हैंडलिंग मतलब वही होता है कि फाइल हैंडलिंग एक OS के लिए होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरा फाइल हैंडलिंग पे ही बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, सबसे पहले नंबर पे आप नोटपैड थोड़ी ना कुछ होता है। आप सोचते हो नोटपैड फाइल बना रहा है, नोटपैड फाइल नहीं बना रहा है। नोटपैड तो एक टूल है, फाइल बना रहा है OS। फाइल कौन बना रहा है, OS बना रहा है। नोटपैड उस फाइल को ओपन कर रहा है और रीड कर रहा है, ओपन कर रहा है और राइट कर रहा है, अपेंड कर रहा है बस। ठीक है, तो नोटपैड के अंदर फाइल हैंडलिंग की ही कोडिंग लिखी गई है। जैसे आप नोटपैड के अंदर कुछ भी सेव करते हो, तो सेव करते तो मतलब क्या, इंटरनली क्या होता है, राइट होता है। जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हो, फाइल बनाते हो, उसमें कंटेंट लिखते हो, उसमें कंटेंट को पढ़ते हो, तो सब कुछ आप क्या कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग ही तो कर रहे हो। देखा जाए तो मैं अभी जो दिखा आपको पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, ये भी क्या है, फाइल हैंडलिंग ही है। ये क्या कर रहा है, यूआरएल से जो भी डेटा आ रहा है उसको रीड तो हो रहा है पेज में, और वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सब कुछ क्या है, फाइल हैंडलिंग ही है देखा जाए तो इंटरनली। आप डेटाबेस में कोई भी डेटा यदि आप राइट करते हो वो भी फाइल हैंडलिंग है। डेटाबेस भी एक फाइल ही होती है।
जब आप इंसर्ट की क्यूरीज मैनेज करते हो तो इंटरनली क्या हो रहा है, वहाँ पे फाइल हैंडलिंग ही चल रहा है। जब आप किसी डेटा को सेलेक्ट करके लाते हो तो वो भी क्या है, फाइल हैंडलिंग ही है। तो वैसा काम आपको नोड के थ्रू करवाना है। तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल होता है, एफएस मॉड्यूल होता है। और एफएस मॉड्यूल में आप 4 चीज़ें तो हर लैंग्वेज में होती है, राइट करना, रीड करना, अपेंड करना और डिलीट करना। इसमें सबके लिए क्या है, प्रीडिफाइंड मेथड है। कौन सा मेथड है, प्रीडिफाइंड। जैसे देखो पहला मेथड तो आपका ओपन मेथड हो गया। ओपन मतलब पहले जब भी आपको कुछ करवाना है तो पहले फाइल को तो ओपन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ओपन करने के लिए, अब ओपन करते समय ही अपन बता सकते हैं उसको किस लिए ओपन कर रहे हो, राइट करने के लिए कि रीड करने के लिए। यदि राइट करने के लिए तो क्या मोड पास कर देंगे, W। और यदि रीड करने के लिए करेंगे तो क्या मोड पास कर देंगे, R, ठीक है। और ये डेटा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तभी अपन ने, और यदि इसका यूज़ नहीं करना, ये कॉमन मेथड है राइट रीड के लिए, अपन डायरेक्टली इसका स्पेशलाइज मेथड यूज़ करेंगे, राइट फाइल। तो ये आपको सीधे राइट फाइल लिखोगे जिसमें तीन पैरामीटर होते हैं। पहला फाइल का नाम जिसमें आपको लिखना है, कंटेंट जो कंटेंट आपको लिखना है, और इसके बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या एरर, यदि एरर आ जाएगी तो एरर कर दो, ठीक है। नहीं आई एरर, ये देखो कंडीशन लगा दी, इफ एरर थ्रो एरर, और नहीं आई तो सेव कर दो। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। ये जो चल रहा है क्या है आपका, एसिंक्रोनस है ये। ऐसे रीड फाइल, रीड फाइल के अंदर भी क्या आएगा, यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दो पैरामीटर पास कर दिया। पहला फाइल का नाम, दूसरा एरर और डेटा। इसमें भी अपन कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि एरर आ गई तो थ्रो एरर कर देंगे, नहीं आई तो जो भी आपका डेटा रीड होके आ रहा है उसको अपन ने क्या करा है, स्प्लिट। स्प्लिट क्या है, प्रीडिफाइंड मेथड है जो क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है और उसको अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। आपको लूप के फॉर्म में कराना है लूप। इसके बाद आता है अपेंड। अपेंड मतलब प्रीवियस, मतलब जो राइट होता है वो ओवर राइट होता है, समझ लो। राइट मतलब ओवर राइट, कि जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें पूरा कंटेंट हटा के नया लिखेगा। अपेंड हटाएगा नहीं, अपेंड क्या करेगा, जो पुराना है वो भी रहने देगा, उसके नीचे से नया लिखेगा, तो उसको बोलते हैं अपेंड। तो है राइट ही, लेकिन राइट का एक अपेंड मोड है। किसी फाइल को अब उड़ाना है तुमको तो अनलिंक कर दो। अनलिंक मतलब फाइल डिलीट करना। और यदि फाइल को रिनेम करना है तो रिनेम कर दो, ठीक है। तो ये काम आप किससे कर सकते हो, नोट्स से कर सकते हो। और इसके अंदर के ये सब प्रीडिफाइंड मेथड है। अब इसको यदि आप HTTP के अंदर चला दोगे तो ये वेब में चलने लग जाएगा, मतलब URL के थ्रू चलने लग जाएगा। आप नॉर्मल चला दोगे तो डायरेक्टली किस में चलेगा, कंसोल डेस्कटॉप में चलने लग जाएगा। तो चलाना कैसे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सर्वर बना के चलाना है कि लोकल चलाना है। अब ये सब मॉड्यूल आपको Express.js में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो इतने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए लोग क्या है, नोड की तरफ दौड़ते हैं। fs डॉट, अब ये जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, बाकी ये जो रिक्वायर fs यूज़ कर रहे हैं ये किसकी लाइब्रेरी है, नोड के अंदर की लाइब्रेरी। fs डॉट क्या कर देंगे यहाँ पे, राइट फाइल। ये फाइल का नाम लिख दो MNO या person.txt, कुछ भी नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। इसमें क्या करना है अपने को, डेटा राइट करना है, पर्सन नेम इज प्लस, आप क्या कर देंगे यहाँ पे, कुछ भी लिख दो, पर्सन नेम इज, अभी तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं पर्सन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, वाली कह लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कर दिया अपन। तीसरा पैरामीटर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट राइट फाइल के अंदर ही है, हाँ ठीक है। इसमें तीसरा पैरामीटर है। अब इसमें फंक्शन डालना है तो फंक्शन लिखो नहीं, आजकल कौन लिखता है फंक्शन, आजकल तो सीधे एरर डेटा, ये सीधा एरो, इफ एरर तो क्या दे देगा, थ्रो एरर। यदि एरर है तो क्या करो, एरर को थ्रो कर दो, ब्रैकेट लगेगा।
और यदि एरर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, जो डेटा है उसको आप दिखा दो console.log। अब इसमें तो क्या डेटा दिखाना है, इसमें तो बस एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया। ठीक है, इसमें राइट फाइल हो गया, इसके बाद फिर क्या आ गया, रीड फाइल। अब देखो राइट और रीड दोनों एक साथ चलाओगे तो मान लो राइट ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो रीड पहले हो जाएगा, तो क्या हो सकता है इसमें दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है नोड में ये दोनों एसिंक्रोनस होते हैं, मतलब यदि दो काम करा रहे हो एक साथ तो वो दोनों एक साथ चलेंगे। अब जो पहले जीत गया वो जीत गया, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, एसिंक का वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एसिंक का वेट। अब इसमें कितने पैरामीटर हैं, इसमें डायरेक्ट है ना, क्योंकि इसमें कुछ राइट कंटेंट तो करना नहीं है। एरर डेटा इसमें भी आ जाएगा। अब देखो ये हो गया, अब दोनों के एक साथ चलाओ। वैसे अपन अभी स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी हमने इनको एसिंक्रोनस हैंडल नहीं किया, बाकी ठीक है अभी प्रॉपर चल रहा है। डेटा सेव सक्सेसफुली। अब डेटा देखो, ये पूरा डेटा किस में आ गया, आस्की कोड है ये, आस्की कोड है ये, आस्की कोड है ना, आस्की कोड नहीं पता, आस्की कोड नहीं पता, 65 से लेकर 71 तक रहता है। तो इसको आप करो डेटा डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ये कर दिया अपन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में। ये डेटा डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अपन को डायरेक्टली यदि अपने को सीधा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या कर देंगे, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया। अब ये किस में आएगा, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको डॉट स्प्लिट कर दो इसको। पर्सन नेम इज, क्या क्या था अपना यहाँ पे, पर्सन नेम उसके बाद वो ऑब्जेक्ट था पूरा। और अपन ने बहुत बार लिख दिया, बहुत बार चला दिया ना, हर बार जा रहा है ना ये। राइट फाइल में ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, पर्सन नेम इज, फिर इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा मैनेज करके जो भी अपना एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेंगे यहाँ पे इसको, ये तो अपने चेक कर लिया, एक अलग से ले लो, वेर एरे या ARR इक्वल्स टू जो भी डेटा आ रहा है उसको और यहाँ पे अपन वेर आइटम इन ARR console.log, और ये क्या आ जाएगा, और आइटम इन नहीं, फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा ना। इससे अच्छे क्या है, इसको आप चाहो तो ARR और आइटम ऑफ लगा दो इसमें। क्या लगा देंगे, ऑफ। ऑब्जेक्ट कर रहा है ना ये। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा आएगा उसको, ये राइट फाइल मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर पा रहा है ना।
इसको ऐसा कर देंगे, देखो नॉर्मल स्ट्रिंग देते हैं पहले इसको, ये तो कर दिया, पर्सन नेम इज़ रवि कुमार, ठीक है। इसको अपन देते हैं एरे 78, एरे को भी उसने क्या कर दिया, प्रॉपर दिखा दिया। लेकिन जैसे ही अपन ने दिया इसको ऑब्जेक्ट, क्या दिया, ऑब्जेक्ट B20, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो इसके लिए फिर एक लूप मेरे ख्याल से और चलाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइटम डॉट की और आइटम डॉट वैल्यू। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि फिर अपने को ये पर्सन नेम इज़ ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, पर्सन, क्योंकि पर्सन नेम इज़ फिर अलग हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जब अपन ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर रहे होंगे ना, क्योंकि डेटा इसके अंदर आ नहीं रहा है, स्प्लिट क्या करता है, स्पेस से उसको अलग कर देता है, तो ये तो कोई मतलब है नहीं, इसको तो सिर्फ इतना कर दो, इसको डेटा में क्या है, डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, पहले कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या आएगा, डेटा, एरर क्या दे रहा है, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। अच्छा अपन ने राइट किया है, तो राइट में जो लास्ट डेटा होगा वही आएगा। ऑब्जेक्ट में डेटा को मैनेज नहीं कर रहा है, करेक्ट कराओ इससे। ये भी देखना पड़ेगा ये सपोर्ट भी कर रहा है ऑब्जेक्ट राइटिंग की नहीं कर रहा है, क्योंकि एरे कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, डज नॉट सपोर्ट, देखो ऑब्जेक्ट राइट सपोर्ट ही नहीं करता। कौन, राइट फाइल। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको बफर में जाना पड़ेगा। तो चलो अभी भी नॉर्मल डेटा राइट करके देख लेना, ठीक है। तो राइट करके देखना, रीड करके देखना, अपेंड करके देखना। और